बेंजामिन हिल का चेहरा लाल हो गया था। वह ईशान शर्मा की पकड़ से हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन ईशान की पकड़ तो ऐसे थी जैसे लोहे की जंजीर, 1 इंच भी नहीं हिल रही। जैसे जैसे बेंजामिन का चेहरा और बिगड़ता गया, ईशान उतनी ही मासूमियत से बोला, हिल साहब क्या हुआ? चेहरा इतना खराब क्यों लग रहा है? कहीं तबीयत तो नहीं खराब? ये सुनकर तो बेंजामिन को गुस्से में खून ही उगल देने का मन हो गया। ईशान फिर बोला, अरे बोलते क्यों नहीं? मुझे थोड़ी बहुत दवाई आती है, चाहे तो देख लूं। उसके चेहरे पर आधी मुस्कान थी। तू छोड़, बेंजामिन गुस्से से चिल्लाया। अरे पहले बोल देते। ईशान ने जैसे समझते हुए हाथ छोड़ दिया। हाथ छूटते ही बेंजामिन पीछे की तरफ धक्का खाकर जमीन पर गिर पड़ा। ईशान ने चिंता का नाटक करते हुए पूछा, अरे हिल साहब, गिर क्यों गए? ठीक है? उसने हाथ भी बढ़ाया, लेकिन बेंजामिन ने उसका हाथ झटक दिया। ठंडी आवाज में बोला, मुझे बेवकूफ बना रहा है? ईशान तुरंत बोला, अरे नहीं हिल साहब, मैं तो बस समझा ही नहीं क्या हो रहा था। बेंजामिन ने दांत भींचकर खुद को शांत किया और एकता की तरफ देखकर सज्जन बनने की कोशिश की। ईशान ने जेब से एक लकड़ी का छोटा बॉक्स निकाला और एकता को दिया। मैडम एकता, इतने दिनों से साथ काम कर रहे हैं, कभी गिफ्ट ही नहीं दिया। ये छोटा सा तोहफा रख लीजिए। एकता लेने ही वाली थी कि बेंजामिन तुरंत हंसकर बोला, अरे ये डिब्बा फुटपाथ से खरीदा है क्या? 100 रुपये से ज्यादा का नहीं। ईशान ने उसे घूर कर कहा, गलत बोल रहे हैं, ये तो मैंने किराने की दुकान से खरीदा है। बेंजामिन और हंसा। वाह शर्मा साहब, ऐसा तोहफा देकर मैडम को क्या गाली दे रहे हो? एकता ने तुरंत कहा, नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, और बॉक्स अपने हाथ में ले लिया। ईशान, शुक्रिया। वह मुस्कुराई। ये देखकर बेंजामिन का चेहरा काला पड़ गया। फिर जल्दी से बोला, मैडम एकता, मैं भी आपके लिए एक खास तोहफा लाया हूं। सुना था आप जड़ी बूटियां ढूंढ रही हैं। मैंने पूरे अवध में पता करवाया और आखिरकार 100 साल पुरानी जंगली जिनसेंग मिल ही गई। उसने एक खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स आगे किया। एकता ने बॉक्स लिया, लेकिन चेहरे पर ज्यादा खुशी नहीं दिखी। ये देखकर बेंजामिन थोड़ा परेशान हो गया और बोला, मैडम खोल कर देखिए ना, क्या जरूरत है? एकता ने धीरे से कहा। ईशान की आंखें तो जल उठीं। 100 साल पुरानी जिनसेंग, अगर उसे मिल जाती तो वह थर्ड लेयर, शायद फोर्थ लेयर की रिफाइनिंग तक पहुंच सकता था। एकता ने आखिरकार बॉक्स खोल दिया। अंदर जिनसेंग रखी थी। बेंजामिन गर्व से बोला, देखा लड़के, असली तोहफा ऐसा होता है। इस डिब्बे की कीमत ही तू जिंदगी भर नहीं खरीद सकता। अंदर की जिनसेंग तो बहुत दूर की बात है। ईशान ने जिनसेंग को देखा और हंस पड़ा। मेरा तोहफा भले सस्ता हो, पर दिल से था, वह बोला। और आपने तो गाजर को जिनसेंग समझकर दे दिया। हिल साहब, कहूं आपकी आंखें खराब हैं या जानबूझकर मैडम एकता को ठग रहे हैं? बेंजामिन हड़बड़ा गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। मतलब क्या? उसने घबराकर पूछा। ईशान ने जिनसेंग उठाई और बोला, यह तो साधारण खेती वाली जिनसेंग है, औषधीय गुण गाजर जितना भी नहीं। अगर आपको ठगा गया तो आप अंधे हैं, और अगर जानबूझकर दिया है तो आप मैडम एकता को धोखा दे रहे हैं। सुनते ही बेंजामिन हिल के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। 26 नवंबर, 4:18 अपराह्न। कुदाब्दुल जीरो। बेंजामिन हिल को पहले से पता था कि यह जिनसिंग असली नहीं है। उसके लिए 100 साल पुरानी हो या आम खेती वाली, सब बस ठगी का सामान था। उसने किसी दुकान से सस्ती वाली जिनसिंग खरीदी और उसे एक महंगे बॉक्स में पैक कर दिया। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ईशान शर्मा उसकी पोल खोल देगा। तू तू झूठ बोल रहा है, बेंजामिन घबराकर बोला। मैडम एकता, इसकी बातों में मत आइए, ये बस कहानी बना रहा है। वो बेचैनी से एकता की ओर देखने लगा। एकता ने जिनसेंग हाथ में ली और चेहरे पर निराशा आ गई। यह देख बेंजामिन ने तुरंत पसीना पोंछा और शर्माते हुए बोला, मैडम एकता, मुझे सच में नहीं पता था कि यह नकली है। मेरी बात तो सुनिए। लेकिन एकता ने उसकी बात का जवाब ही नहीं दिया। वो ईशान की तरफ मुड़ी और बोली, तो इसे फेंक देते हैं। उन्होंने जिनसेंग उठाई और आराम से कचरे के डिब्बे में फेंक दी। फिर बोली, पैसे कम हों तो कोई बात नहीं, लेकिन घटिया चीज को अच्छा बताना बहुत गलत होता है। बेंजामिन हिल पत्थर की तरह खड़ा रह गया।
उसका चेहरा लाल हो गया, गुस्से से या शर्म से, खुद ही जानता था। ईशान हंसने लगा। बेंजामिन ने उसे ऐसे घूरा जैसे अभी चबा जाएगा। तभी एकता ने कहा, मुझे थोड़ा काम है, आप दोनों बैठिए। और वो सेक्रेटरी के साथ ऊपर दूसरे माले पर चली गईं। वहां मॉनिटर रूम था। वह बैठ गईं और नीचे दोनों को स्क्रीन पर देखने लगीं। सेक्रेटरी ने धीरे से पूछा, मैडम, आप बेंजामिन के साथ इतना सख्त क्यों हो रही हैं? एकता मुस्कुराई। क्या तुम्हें लगता है कि बेंजामिन मुझे पसंद करता है? उसके लेवल पर कोई एक इंसान को नहीं, पूरा खानदान पसंद करता है। सेक्रेटरी चुप हुआ, फिर बोला, लेकिन आप ईशान को पसंद करती हैं, पर उसके लिए रुकावटें क्यों खड़ी कर रही? क्या आप दोनों के बीच झगड़ा करवाना चाहती हैं? एकता ने चाय पीते हुए कहा, जैसा मैंने कहा, बेंजामिन ईशान के आगे बढ़ने की एक सीढ़ी है बस। अगर बेंजामिन ये बात सुन लेता, खून की उल्टी कर देता। नीचे बेंजामिन ने अपने नकली सभ्य चेहरे का मास्क उतार दिया। वो ठंडी नजरों से बोला, ईशान शर्मा, वाह, कुछ दिनों में ही दिल्ली की बर्फ जैसी सुंदरी पर लाइन मार दी। ईशान मुस्कुराया, मैं तुम जैसा नहीं हूं, मैं चालें नहीं चलता, मैं सीधा साधा हूं। बेंजामिन हंसा, सीधा? ईशान, तुझे एकता की दौलत और रुतबा चाहिए। औरत के दम पर जीने में कैसा लग रहा है? ईशान ने भौं चढ़ाई, दौलत और रुतबा? बेंजामिन हिल, यह बात तुझ पर भी फिट बैठती है। हिल फैमिली और तिवारी फैमिली एक लेवल की नहीं, तो फिर तू उनके पीछे क्यों घूमता है? बेंजामिन की आंखें ठंडी हो गईं। वो गुस्से में आगे आया और बोला, मेरी नजर में तू एक आम आदमी है। तुझे कुचलना मेरे लिए चींटी मारने जैसा आसान है। तिवारी फैमिली ना होती तो तू कुछ भी नहीं। ईशान ने उसी लहजे में जवाब दिया, और हिल फैमिली ना होती तो तू क्या है? बेंजामिन हंसा, मैं बचपन से होशियार हूं। 8 साल की उम्र में पापा ने मुझे अवध बैटल जोन भेजा। 14 में विदेश पढ़ाई। 21 में मैंने। ईशान ने हाथ उठाकर रोक दिया, बस कर यार, अपनी छोटी मोटी कहानी मत सुना, सुनने का मूड नहीं है। बेंजामिन गुस्से से लाल हो गया। वो दांत पीसकर बोला, अगर अक्ल है तो मैडम एकता से दूर रह, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं। ईशान हंस पड़ा, देखते हैं, इंतजार रहेगा। ऊपर मॉनिटर रूम में एकता यह सब देख रही थी। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। ईशान तिवारी बंगले से निकलकर सीधे घर गया। उसके पास करीब 20 सोल नरिशमेंट पिल्स थीं। उसने सोचा, रवि वालिया को बेच देता हूं, उसका भी फायदा हो जाएगा। उसने रवि को फोन किया। आधे घंटे में रवि अपनी कार लेकर आलम के साथ आ गया। रवि ने कहा, मिस्टर शर्मा, क्या हुक्म? ईशान ने मेज पर पड़ी काली गोलियों की तरफ इशारा किया। ये सोल नरिशमेंट पिल हैं, शरीर पर बहुत असर करती हैं। अभी मार्केट में सिर्फ मेरे पास हैं, 20 की 20। रवि ने गोलियों 20 की 20 को देखा, समझ नहीं आया। ईशान ने कहा, इन्हें बेच दीजिए, मैं 5 लाख प्रति गोली की कीमत रख रहा हूं। आप चाहें तो उससे ज्यादा में बेचें, आपकी मर्जी। असल कीमत तो इससे कहीं ज्यादा थी, लेकिन ईशान ने रवि को भी फायदा देने के लिए कम रखी थी। लेकिन रवि का चेहरा उतर गया। वह सोच रहा था, यह काली सी गोली 5 लाख में, यह तो लूट है। मिस्टर शर्मा, 5 लाख थोड़ा ज्यादा नहीं? रवि हिचकिचाया। ईशान बोला, वालिया साहब, यह आपके ही फायदे की चीज है। रवि समझ गया कि इनकार करने का मतलब मुसीबत। मजबूर होकर 5 लाख प्रति गोली के हिसाब से पैसा दे दिया, कुल 1 करोड़। कार में बैठते ही रवि लगभग फट पड़ा। कमीना, सोचा नहीं था ईशान शर्मा इतना बेरहम निकलेगा। 5 लाख में यह निकम्मी गोली पकड़ा दी। पागल है क्या? आलम ने पूछा। भाई, फिर लिया क्यों? रवि ने लंबी सांस ली। तू नहीं समझेगा, गोलियों का मतलब नहीं, असल में पैसे ऐंठने का तरीका है। बड़े लोग ऐसे ही लेते हैं। आलम बोला, ये ईशान शर्मा भी तिवारी फैमिली के दम पर खुद को राजा समझने लगा है। रवि ने एक गोली मुंह में डालते हुए कहा, कोई बकरा ढूंढकर इसे बेच देंगे। हमसे जितना लिया है किसी और से निकाल लूंगा। ईशान को मना करने की हिम्मत रवि में नहीं थी, और रवि को मना करने की हिम्मत किसी और में नहीं थी। रवि के लिए यह बस पैसे कमाने की एक और लेयर थी। पहले उसे लो, फिर किसी और से वसूल करो। रवि वालिया ने पहले खुद एक गोली खाई, फिर बाकी 19 गोलियों को 2 हिस्सों में बांट दिया। कुछ गोलियां उसने उन लोगों को दीं जो अक्सर उससे मदद मांगते रहते थे, और बाकी लखनऊ के बड़े बड़े लोगों को
तोहफे में दे दी। गोलियां चाहे सस्ती लगती हों, पर तिवारी फैमिली का नाम इतना बड़ा था कि लोग वैसे ही सिर झुका लेते थे। और रवि जैसा पुराना खिलाड़ी ऐसी चीजें निपटाने का तरीका जरूर जानता था। रात को रवि अपनी नाइट लाइफ में मग्न था। उस दिन उसका मूड थोड़ा ज्यादा ही शानदार था। थककर बिस्तर पर लेटा तो उसकी ठुड्डी खुद ही सहलाने लगी और मन में आया, यार, क्या वाकई उस गोली का असर था? अगली सुबह तो उसके घर का नजारा ही बदल गया। लगभग मेले जैसा माहौल था। लखनऊ के बड़े बिजनेसमैन, अमीर लोग, हाई सोसाइटी, सब लाइन लगाकर खड़े थे और हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही बात, रवि भाई, कल वाली गोली और है, एक के 1.5 लाख दूंगा। वालिया साहब, अवध में मेरे दोस्त भी पूछ रहे हैं, थोड़ा इंतजाम कर दो। पश्चिम वाला प्रोजेक्ट आपका, भाई, एक गोली मेरे लिए पक्का रखना, प्लीज। रवि ये सब सुनकर दंग रह गया। दिल के अंदर ऐसा खुशी का विस्फोट हुआ कि खुद को संभालना मुश्किल। अरे आराम से भाई, सबको मिलेगी। रवि खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसे तो कभी सपने में भी नहीं लगा था कि ईशान शर्मा की दी हुई गोलियां इतनी धमाकेदार साबित होंगी। उसी समय रवि बिना देर किए ईशान के घर जा पहुंचा। मिस्टर शर्मा, कल वाली सोल नरिशमेंट पिल्स और हैं, जितनी हो मैं सब ले लूंगा। रवि लगभग लार टपकाते हुए बोला। रवि की हालत देखकर ईशान ने शांत चेहरे के साथ हल्का सा सिर हिलाया। उसे पता था गोली हिट जाएगी, पर इतनी जल्दी और इतनी जबरदस्त तरीके से ये उसने भी नहीं सोचा था। ईशान बोला, कुछ दिन रुक जाओ, और हां, इस बार कीमत थोड़ी बढ़ेगी, 1.25 लाख प्रति गोली। रवि के होंठ हिलकर रह गए। दिल में लगा ज्यादा है, लेकिन इस वक्त मना करने का ऑप्शन ही नहीं था। उसने तुरंत हामी भर दी। ईशान ने पूछा, वैसे अच्छी खासी जड़ी बूटियां कहाँ मिलेंगी? कुछ बढ़िया चाहिए मुझे। रवि थोड़ा सोचकर बोला, दक्षिण शहर की ऑक्शन हाउस चेक कर लो। पिछले महीने वहां 100 साल पुरानी भुई आंवला की नीलामी हुई थी। ऑक्शन हाउस? ईशान के दिमाग की लाइट जल गई। ठीक है, समझ गया, वो बोला। अब उसके हाथ में 1 करोड़ था और सोल नरिशमेंट पिल्स बनाना उसके लिए आसान। पैसों की टेंशन फिलहाल खत्म। शाम होते होते अचानक एकता तिवारी का फोन आया। ईशान ने तुरंत फोन उठाया और किसी कोने में जाकर बोला, मैडम एकता, अचानक फोन कैसे? एकता ने कहा, बेंजामिन हिल ने एक बिजनेस गैदरिंग रखी है। मुझे बुलाया है, पर मेरा मन नहीं। तुम चले जाओ मेरी जगह। ईशान एकदम चौंक गया। मैं? वहां? बेंजामिन तो मुझे देखना भी नहीं पसंद करता। एकता हंसी और बोली, क्या हुआ, डर गए? ईशान ने कड़वी हंसी हंसकर कहा, नहीं, बस। एकता बोली, पहला टेस्ट मना करोगे? टेस्ट सुनते ही ईशान सीधा खड़ा हो गया। ठीक है, जाता हूं। कहां और कितने बजे? आज रात 7 बजे, रिवरसाइड विला। एकता ने कहा। ठीक है, समय पर पहुंच जाऊंगा, ईशान ने तुरंत जवाब दिया। टेस्ट था, और वो भी एकता की तरफ से। मना करना सवाल ही नहीं। शाम को ईशान ने टैक्सी पकड़ी और रिवरसाइड विला की तरफ निकल गया। विला शहर से थोड़ा बाहर था। बहुत खूबसूरत जगह। सामने लंबी नदी बह रही थी। माहौल मन को सुकून देने वाला। जैसे ही ईशान पहुंचा, उसने देखा कि वहां तो पूरा हाई क्लास शो चल रहा है। लैम्बोर्गिनी, फरारी, बेंटले, रोल्स रॉयस, एक से बढ़कर एक गाड़ियां। और इन सब के बीच ईशान की टैक्सी ऐसे लग रही थी जैसे किसी शादी में मुर्गा गाड़ी आ गई हो। टैक्सी से उतरते ही ईशान की नजरें चमक उठीं। वहां की ची इतनी घनी थी कि पहाड़ों की तलहटी भी शर्म खा जाए। कमाल की जगह है, उसने गहरी सांस लेकर कहा। अंदर पार्टी शुरू हो चुकी थी। हल्के कपड़ों में लड़कियां डांस कर रही थीं। शोर, म्यूजिक, हंसी, सब कुछ फुल ऑन। 26 नवंबर 4:34 शाम को, कोट अब्दुल ज़ो। पार्टी में शोरगुल बढ़ता गया तो ईशान शर्मा की भौहें हल्की सिकुड़ गईं। उसे ऐसा माहौल पसंद नहीं था, इसलिए वह एक शांत कोने में जाकर बैठ गया और आंखें बंद करके सांस लेने व ध्यान करने लगा। यहाँ की छीप बहुत घनी थी, जो ईशान को बहुत कम जगह मिलती थी, इसलिए वह इस मौके का पूरा फायदा लेना चाहता था। इसी बीच गौरव बजाज और सिया खान भी पार्टी में पहुंचे। सिया ने धीरे से पूछा, डार्लिंग, सुना है इस पार्टी का आयोजक बहुत बड़ा आदमी है, अवध का बेंजामिन हिल। क्या वो सच में इतना ताकतवर है? गौरव ने नाक से लंबी सांस छोड़ी। बकवास मत कर,
हिल फैमिली अवध की टॉप अमीर फैमिलियों में है। हम लखनऊ वाले कहाँ उनके सामने टिकते हैं। ये सुनकर सिया सोच में पड़ गई। उसने पूछा, तो तिवारी फैमिली से तुलना करें तो? गौरव ने भौहें चढ़ाकर कहा, तिवारी फैमिली दिल्ली की है, और तुझे क्या लगता है कौन बड़ा होगा? फिर उसने अचानक मुस्कुराकर कहा, सुना है बेंजामिन को एकता तिवारी में दिलचस्पी है, और शायद ईशान के लिए ही आज लखनऊ आया है। सिया चौंक गई। मतलब ईशान की अब खैर नहीं? गौरव ने हल्की मुस्कान दी। कह सकते हो। सिया खुशी से लगभग उछल पड़ी। बहुत अच्छा। उसके घमंडी चेहरे को देखते ही गुस्सा आ जाता है। गौरव ने कुछ नहीं कहा, पर अंदर से वह भी यही सोच रहा था। जो कभी उसका जूता उठाने लायक भी नहीं था, वही आज सबके सिर पर चढ़ा फिर रहा है। पार्टी में ज्यादातर अमीरों की औलादें थीं। बाकी वे लड़कियां थीं जो इन अमीर लड़कों के करीब आने का मौका ढूंढ रही थीं। उधर आगे एक सफेद बालों वाला नौजवान धीरे से बोला, हिल साहब, ईशान शर्मा आ गया है। बेंजामिन की आंखें सिमट गईं। ये यहां क्या करने आ गया? फिर वह खुद ही हंस पड़ा। बिना बुलाए आया है तो अपमान भी झेल कर जाएगा। एक नया प्रोग्राम जोड़ लेते हैं। सफेद बालों वाला सावधानी से बोला, क्या उसे सबक सिखाएं? बेंजामिन हंसा। जल्दी क्या है, पहले उसे सबके सामने बेइज्जत करूंगा। फिर वह बोला, नीच लोग ऊंचे दरबार में नहीं घुस सकते, ये बात उसे समझनी चाहिए। नौजवान ने धीरे से पूछा, अगर हाथ लगा दिया तो मैडम एकता नाराज न हो जाए? बेंजामिन हंस पड़ा। एकता तिवारी और नाराज? वो तो बर्फ की तरह ठंडी है। हो सकता है ईशान पर थोड़ा दिल आ गया हो, पर उसे किसी की परवाह नहीं। ये सुनकर नौजवान ने राहत की सांस ली। दिल्ली में एकता के सैकड़ों दीवाने थे, पर वो किसी को पास नहीं आने देती थी। कुछ तो कहते थे कि उसका दिल बर्फ से बना है, पर बेंजामिन ने ईशान की जगह को एकता के दिल में बहुत कम समझा था। उधर ईशान कोने में बैठा ध्यान कर रहा था और चारों तरफ की ची को सोख रहा था। इतनी ची उसने कभी महसूस नहीं की थी। तभी पीछे से आवाज आई, मिस्टर शर्मा। ईशान ने आंखें खोलीं। सामने कोमल मल्होत्रा खड़ा था, लखनऊ के सबसे अमीर परिवार का बेटा। ईशान थोड़ा चकित हुआ। तुम? कोमल मुस्कुराया। मैं यहां बैठ जाऊं? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बैठ जाइए, ईशान ने आंखें बंद करते हुए कहा। पर कोमल फिर बोला, मिस्टर शर्मा, एक बात कहनी है, पता नहीं ठीक रहेगा या नहीं। ईशान समझ गया कि अब ध्यान नहीं हो पाएगा। उसने आंखें खोल लीं और बोला, कहिए मल्होत्रा साहब। कोमल ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, आप जल्दी यहां से निकल जाएं। ईशान चौंका। क्यों? कोमल ने हल्की आह भरी। अभी पता चला कि बेंजामिन को आपसे पुरानी रंजिश है। ईशान को पहले से अंदाज था, इसलिए वह ज्यादा हैरान नहीं हुआ। कोमल बोला, बेंजामिन को हल्के में मत लीजिए। वो अवध की हिल फैमिली से है, और सुना है आज वो कोई मास्टर भी लाया है। आप परेशान हो सकते हैं। ईशान ने उसे देखकर पूछा, हमारी ज्यादा जान पहचान तो नहीं? फिर आप मुझे क्यों बता रहे हैं? अगर उसे पता चला तो? कोमल कड़वी हंसी हंस पड़ा। क्योंकि मैं खुद बेंजामिन को पसंद नहीं करता। फिर वह गुस्से से बोला, पहले पापा का शिगलांस सिटी में बिजनेस था, तभी हिल फैमिली से थोड़ा संपर्क हुआ, और बेंजामिन ने पापा से कहा कि मल्होत्रा फैमिली देहाती अमीर किसान है, लखनऊ लौट जाओ। ये याद करते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सच कहूं, कोमल ने कहा, मुझे समझ नहीं आता लोग बेंजामिन का इतना रौब क्यों खाते हैं। ईशान हल्का मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि बेंजामिन का घमंड हर किसी को चुभता है। कोमल फिर बोला, मिस्टर शर्मा, दिल से कह रहा हूं, यहां से निकल जाइए, वरना आज वो आपको नहीं छोड़ेगा। ईशान ने शांत मुस्कान के साथ कहा, शुक्रिया मल्होत्रा साहब, लेकिन मुझे उससे डर नहीं लगता। कोमल मल्होत्रा ने मुंह खोला, फिर हल्की कड़वी हंसी हंसकर बोला, सच ही तो है। मैडम, एकता साथ हैं तो बेंजामिन हिल से डरने की क्या जरूरत? ये सुनकर ईशान शर्मा ने मन में आह भरी। उसे साफ समझ आ रहा था कि लोग अभी भी उसे उसी नजर से देखते हैं, जैसे वो सिर्फ तिवारी फैमिली की वजह से चमक रहा हो, खुद का कोई दम न हो। थोड़ी देर बात करने से ईशान को समझ में आया कि कोमल असल में काफी समझदार और सीधा लड़का है, बाकी अमीर बच्चों जैसा घमंडी नहीं। तभी किसी ने पीछे से पुकारा, मिस्टर शर्मा। ईशान ने देखा, रवि वालिया आ रहा था। जल्दी जल्दी।
वो उत्साह से बोला, सोचा नहीं था आप यहां मिलेंगे। रवि को यहां देखकर ईशान को थोड़ा अजीब लगा। रवि का रुतबा इस पार्टी में फिट नहीं बैठता था। तीनों कोने में बैठे थे, जहां थोड़ी शांति थी। बाकी पार्टी में तो बहुत शोर और भीड़-भाड़ थी। उधर से ही बेंजामिन हिल ईशान की तरफ चलता हुआ आ रहा था। उसके साथ वही सफेद बालों वाला नौजवान भी था। रवि ने जल्दी से कहा, मिस्टर शर्मा, बेंजामिन हिल आपकी तरफ आ रहा है। ईशान बिना किसी भाव के वहीं बैठा रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पल भर में बेंजामिन सामने खड़ा था। उसने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, ईशान, खुद बुलावा भेजा था या आजकल बहुत ज्यादा अकड़ आ गई है? ईशान ने हल्का सा हंसकर कहा, हिल साहब, मैं मैडम एकता की तरफ से आया हूं। ये सुनते ही बेंजामिन का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। उसके साथ खड़ा सफेद बालों वाला लड़का भी घूरने लगा। ईशान ने भी उसे ठंडी नजर से देखा। दोनों की आंखों में तीखी टक्कर थी। तभी बेंजामिन की नजर कोमल पर गई। वो अचानक बोला, अरे, ये तो कोमल मल्होत्रा है ना? कोमल ने हल्की मजबूरी वाली आवाज में कहा, नमस्ते हिल साहब। बेंजामिन ने मुस्कुराकर फिर चुभने वाला तंज कसा, याद है, तुम्हारी फैमिली हमारे साथ बिजनेस करना चाहती थी ना? कोमल कुछ नहीं बोला, बस चुप रहा। बेंजामिन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ऐसे करो, ईशान को 2 तमाचे मार दो, फिर मल्होत्रा फैमिली के साथ पार्टनरशिप पर सोच लूंगा। कैसा लगा? कोमल का चेहरा उतर गया। साफ था बेंजामिन उसे अपमानित करने आया था। कोमल ने खुद को काबू में रखते हुए कहा, सॉरी, हमें अभी किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है। बेंजामिन ठंडे स्वर में बोला, अच्छा, कल से तुम्हारी फैमिली को दिवालिया कर दूंगा, फिर देखना जरूरत पड़ती है या नहीं। कोमल परेशान हो गया और बेंजामिन ने आगे जोड़ दिया, गुस्सा मुझे मत करो, ईशान शर्मा को करो। इसी की वजह से तुम्हें यह झेलना पड़ रहा है। ईशान ने हल्के से कहा, बेवकूफ। सफेद बालों वाला नौजवान तुरंत भड़क गया। किसको बेवकूफ कहा? मरने का शौक है? ईशान ने आराम से पानी पिया और बोला, मालिक कुछ बोलता नहीं और कुत्ता पहले ही भौंकने लगता है। वो लड़का मारने ही वाला था कि बेंजामिन ने उसका हाथ रोक लिया। फिर उसने ईशान को देखकर जोर से कहा, सुना है तेरी बीवी ने 3 साल तक तुझे धोखा दिया और तुझे पता भी नहीं चला? सच है? उसी वक्त पार्टी का म्यूजिक बंद हो गया। कमरे में खामोशी फैल गई। सबके कान खड़े हो गए। बेंजामिन ने जानबूझकर यह बात तेज बोली थी ताकि सब सुने। ईशान चुपचाप उसे देखता रहा। बेंजामिन फिर बोला, जवाब नहीं देगा? चलो, कोई और दे देता है। उसने इशारा किया। 2 आदमियों ने सिया खान और गौरव बजाज को घसीट कर ला दिया। बेंजामिन ने सिया से पूछा, बताओ, सच में 3 साल तक धोखा दिया था? सिया ने बिना शर्माए कहा, हाँ, हमारी शादी वाली रात से ही उसके सिर पर सींग लग गए थे। पूरी पार्टी में ठहाके गूंजने लगे। लोग ईशान को मजाक समझकर देखने लगे। सिया ने तंज कसते हुए कहा, ईशान की हमारे घर में कोई इज्जत ही नहीं थी। मैं कहती तो बैठ जाता, बोलता तो खड़ा हो जाता। अगर मैं रात को घर न भी जाऊं तो पूछने की हिम्मत नहीं थी, और पता भी चल जाए तो कर क्या लेगा, इसलिए अनजान बना रहता था। 26 नवंबर 4:40 अपराह्न कुद अब्दुल जीरो। पूरी विला हंसी से गूंज रही थी। लोग इतने जोर जोर से हंस रहे थे कि लगता था पूरी इमारत हिल जाएगी। बेंजामिन हिल इस तमाशे से बहुत खुश था। उसने ईशान को चुनौती भरी नजर से देखते हुए कहा, वाह यार, मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई मर्द इतनी बेइज्जती झेलकर भी जिंदा रह सकता है। 3 साल तक सींग लगे और तू चुप रहा। सच में दया आती है। ये कोई जिंदगी हुई? रीढ़ की हड्डी जैसे गायब। सब लोग ताने मार रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे और शोर बढ़ता ही जा रहा था। सिया खान अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि सब ईशान को हंसी का मजाक बना रहे हैं। ईशान का चेहरा अभी भी बिल्कुल ठंडा था। उसने धीरे से कहा, सिया, तुझे शर्म नहीं आती? तू गर्व कर रही है? इतनी मोटी चमड़ी कहां से लाती है? सिया ने तिरछी नजर से देखते हुए कहा, बेइज्जत तो तू हुआ है, मैं नहीं। मुझे डर किस बात का? ईशान ऐसे लोगों से बहस नहीं करना चाहता था। उसने आंखें बंद कर लीं और शोर को अनसुना करने की कोशिश की। चारों ओर इतना बकवास चल रहा था, पर वो अपने मन को शांत कर रहा था, जैसे खुद को मजबूत बना रहा हो। ये माहौल में बैठकर ध्यान लगाना आसान नहीं था। उसके आसपास की चीप बार बार बनती, टूटती, फिर बनती। माथे पर पसीना आ गया।
जाहिर था यह काम उसके लिए बहुत मुश्किल था। बेंजामिन हंसकर बोला, आंखें बंद करने से क्या होगा रे? सुन तो सब रहा है। कुछ लोग वीडियो भी बनाने लगे थे। ईशान धीरे धीरे ची अंदर खींच रहा था, सांसों को शांत कर रहा था। कुछ मिनट बाद वह पूरी तरह स्थिर हो गया, जैसे उसे किसी की आवाज ही सुनाई नहीं दे रही हो। सफेद बालों वाला लड़का ईशान को गौर से देख रहा था। उसे ईशान की सांसें कुछ अजीब लगीं, पर समझ नहीं पा रहा था। इतने में रवि वालिया बीच में आकर बोला, हिल साहब, मिस्टर शर्मा कुछ बोल नहीं रहे, छोड़ दीजिए ना। बेंजामिन ने घूर कर पूछा, तू है कौन? रवि ने मुस्कुराकर कहा, मैं रवि वालिया हूं, कॉनकॉर्डिया रियल्टी का मालिक। ओह, वही लखनऊ का पुराना लफंगा? बेंजामिन ठट्ठा मारकर बोला। रवि खुश होकर हंसा। सोचा नहीं था आप मुझे जानते होंगे। मेरी खातिर छोड़ दीजिए ना हिल साहब। तेरी खातिर? इतना बोलकर बेंजामिन ने अचानक रवि के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। छटाक काक! सबके कानों तक आवाज गई। तू कौन होता है मुझे कहने वाला? खुद को बहुत बड़ा आदमी समझता है? बेंजामिन ने फिर रवि के गाल पर दो हल्के थप्पड़ और मारे। रवि का चेहरा शर्म से लाल हो गया। दूर खड़ा गौरव बजाज मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसे आज बदला मिलता दिख रहा था। बेंजामिन ने ठंडी आवाज में कहा, खातिर चाहिए तो घुटनों के बल बैठकर 3 सिजदा कर, तब मैं सोचूंगा। यह सुनकर विला के अंदर शोर मच गया। टेको टेको टेको! रवि फंस गया। न तो घुटने टेकना चाहता था, न मना कर सकता था। बेंजामिन ने धमकाया, 10 सेकंड देता हूं, नहीं टेके तो दोनों टांगें तोड़ दूंगा। रवि ने गहरी सांस ली, दांत पीसकर बोला, ठीक है हिल साहब, मैं टेकता हूं। बेंजामिन खुश होकर बोला, अच्छा है, अब नीचे झुक। रवि धीरे धीरे घुटने मोड़ने लगा। बस घुटने जमीन को छूने वाले थे कि तभी 2 हाथों ने उसे पकड़ लिया। तेरे लायक कोई क्यों घुटने टेकेगा? ईशान शर्मा ने रवि की बांह पकड़ ली और अगले ही पल छटाक! वही आवाज इस बार बेंजामिन के चेहरे पर गूंज उठी। ईशान ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा था, जिससे उसके होंठ फट गए और खून निकल आया। ईशान ने ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, यह थप्पड़ मैं रवि वालिया की तरफ से लौटा रहा हूं। बेंजामिन हिल के खून से सने होंठ देखकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। सबकी आंखें फैल गईं। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ईशान शर्मा ने वाकई बेंजामिन हिल को थप्पड़ जड़ दिया था, वो भी इतना जोरदार। सिया खान और गौरव बजाज तो मन ही मन खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। दोनों जानते थे, अब बेंजामिन हिल ईशान को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। रवि वालिया हिलता डुलता ईशान के पास आया और बोला, शुक्रिया मिस्टर शर्मा। ईशान ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसकी नजरें सिर्फ बेंजामिन हिल पर टिकी थीं, बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी। बेंजामिन ने अपने होंठों से खून पोंछा और गुस्से से चीखा, तूने तूने मुझे मारा! फिर दहाड़ते हुए बोला, ईशान शर्मा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। ये बोलते ही वह गुस्से से पागल होकर ईशान पर टूट पड़ा। ईशान का चेहरा नहीं बदला, बस उसने हल्का सा हाथ उठाया और कहा, अब मेरी बारी है। अगले ही पल उसका मुक्का बेंजामिन की तरफ बिजली की तरह गया, तेज, भारी और बिल्कुल सटीक। बेंजामिन ने बचने की कोशिश की, पर वो बहुत धीमा था। मुक्का उसके सीने पर इतने जोर से लगा कि वह धड़ाम की आवाज के साथ कई कदम पीछे जा गिरा। जमीन पर गिरते ही वो चीख पड़ा, ईशान शर्मा, मैं तुझे मार डालूंगा। ईशान एक एक कदम बढ़ता हुआ उसकी तरफ आया। उसके कदमों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस गहरी ठंडक। आज? ईशान ने नीचे देखकर कहा, कोई तुझे नहीं बचा सकता। बेंजामिन फिर चीखा, मैं तुझे मार दूंगा, सुन रहा है? मैं तुझे। ईशान ने भौहें चढ़ाकर कहा, तेरी जुबान सच में बहुत गंदी है। फिर उसने आगे बढ़कर बेंजामिन के गाल पर एक और जोरदार थप्पड़ मारा। ट्राक! इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा तेज थी। थप्पड़ इतना भारी था कि बेंजामिन के होंठ दोबारा फट गए, जबड़ा हिल गया और वह बोलने की हालत में ही नहीं बचा। वह वहीं पर हांफता हुआ पड़ा रहा। पूरी विला में सन्नाटा फैल चुका था। 26 नवंबर 4:53 शाम को कुड अब्दुल ज़ीरो। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। ईशान शर्मा ने यह सब करते हुए हिल फैमिली की ताकत की जरा भी परवाह नहीं की। ईशान ने ठंडी नजरों से सिया खान को देखा और साफ साफ बोला, तुम और मैं अब किसी भी रिश्ते में नहीं हैं। आगे कभी मेरे सामने मत आना, वरना नतीजा बुरा होगा।
ये बात सिर्फ सिया के लिए नहीं थी, बल्कि गौरव बजाज के लिए भी थी। जैसे ही ईशान वहां से चला गया, सिया ने नाक से हवा छोड़कर ताना मारा, बेंजामिन हिल को मार लिया, अब देखते हैं कितने दिन इसका घमंड रहता है। लगभग सभी के मन में ऐसा ही चल रहा था। विला के बाहर ईशान रवि वालिया की गाड़ी में बैठा। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर शर्मा, आज तो आपने कमाल कर दिया। पर ईशान का ध्यान किसी और जगह था। उसके मन में अभी भी विला की वो भारी छींक घूम रही थी, जिसने उसे थर्ड लेयर क्यूई रिफाइनिंग तक पहुंचा दिया था। मौका मिला तो फिर आना चाहिए, उसने मन ही मन सोचा। रास्ते में रवि ने धीरे से कहा, मिस्टर शर्मा, बेहतर है कुछ दिन मैडम एकता के पास ही रहें, नहीं तो हिल फैमिली जान से भी मार सकती है। ईशान ने उसे देखकर कहा, हर बात के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, और हिल फैमिली कोई बड़ी बात नहीं है। ईशान को डर नहीं था, वो अकेला था, पर उसके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास था। रात को बेंजामिन हिल को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी बांह की हड्डियां बुरी तरह टूट चुकी हैं और अब वो कभी ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ये सुनते ही बेंजामिन पागल की तरह चीखने लगा, मैं जिंदगी भर अपंग रहूंगा? ईशान शर्मा, मैं तुझे मार डालूंगा। अगले दिन खबर आग की तरह पूरे लखनऊ में फैल गई। तिवारी बंगला सेक्रेटरी गुस्से में बोला, मैडम, ये ईशान शर्मा बहुत बिगड़ गया है। आपकी ओट लेकर हर जगह लड़ाई कर रहा है। बेंजामिन हिल को भी पीट दिया। पर एकता तिवारी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वीडियो देखते हुए उनकी आंखों में एक अलग चमक थी, गुस्सा नहीं बल्कि उत्साह। सेक्रेटरी ने फिर कहा, मैडम, अभी आपको ईशान को जाने कुछ ही दिन हुए हैं और वो पहले ही इतने झंझट कर रहा है। आगे क्या होगा? एकता ने वीडियो वापस उसे देते हुए पूछा, तुमने क्या देखा? सेक्रेटरी ने कंफ्यूज्ड होकर कहा, मुझे तो कुछ खास नहीं दिखा। एकता मुस्कुराई। इतनी बेइज्जती के बीच भी ईशान शांत रहा। अपने मन पर कंट्रोल रखना सबसे मुश्किल काम होता है। सेक्रेटरी ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, दिल्ली में ऐसे कई लोग हैं। एकता ने धीमे स्वर में कहा, बात बड़ी नहीं लगती, लेकिन ऐसे लोग या तो बचपन से ट्रेनिंग लेते हैं या सालों की मेहनत के बाद ऐसा मन बनाते हैं। ईशान को यह करने में सिर्फ 1 हफ्ता लगा है। सेक्रेटरी चुप हो गया, लेकिन फिर भी उसके दिल में ईशान के लिए सम्मान नहीं आया। एकता ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, दादाजी सही कहते थे, ईशान मुझे निराश नहीं करेगा। सेक्रेटरी ने फिर से चेतावनी दी, मैडम, पर हिल फैमिली अब नहीं मानेगी, आप मुश्किल में पड़ जाएंगी। एकता की आंखों में तिरस्कार झलक आया। मुझे क्यों संभालना पड़ेगा? हिल फैमिली से मैंने क्या उधार लिया है? उधर इसी बीच बेंजामिन के पिता सुरेंद्र हिल लखनऊ पहुंच गए। अस्पताल में बेंजामिन ने रोते हुए पिता का हाथ पकड़ा। पापा, मेरा बदला लेना, मैं चाहता हूं ईशान 1000 मौत मरे। और एकता तिवारी, उसके बिना वो इतनी हिम्मत नहीं कर सकता था। बेटे की हालत देखकर सुरेंद्र हिल का खून खौल उठा। चिंता मत कर बेटा, मैं सब हिसाब बराबर करूंगा। वो गुस्से में तिवारी बंगले पहुंचे। एकता ने दरवाजा खुलते देखा और कहा, सुरेंद्र अंकल, आप यहां? सुरेंद्र गुस्से में गरज पड़े, एकता तिवारी, मेरा बेटा तुम्हारे भरोसे लखनऊ आया और तुमने उसकी रक्षा करने के बजाय उसे अपंग करवा दिया। यह हिसाब कैसे चुकाओगी? एकता का चेहरा भी अब ठंडा हो चुका था। अंकल, मैंने शिष्टाचार से बात की थी, मेरी कमजोरी समझकर मत बोलिए। फिर उनकी आवाज और सख्त हो गई। सुरेंद्र हिल, तुझे हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने चिल्लाने की? सुरेंद्र हिल का चेहरा एकदम तना हुआ था। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि उनकी औकात और तिवारी फैमिली की ताकत में कितना फर्क है। उनके माथे पर पसीना अपने आप निकलने लगा। मैडम तिवारी, माफ कीजिए, अभी मैं थोड़ा घबरा गया था। सुरेंद्र हिल ने शर्मिंदा होकर पसीना पोंछते हुए कहा, उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगी। मेरा बेटा अस्पताल में है तो दिमाग थोड़ा खराब हो गया था। एकता तिवारी ने उनका चेहरा देखा और समझ गईं कि वो गुस्से में नहीं, डर और चिंता में बोल रहे हैं। वो मुस्कुराईं और बोली, हिल अंकल, आपने मुझसे कुछ कहना था? सुरेंद्र हिल के मन में हल्की जलन हुई। वो तो हिसाब लेने आए थे, लेकिन अब हालत ऐसी थी कि सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। एकता ने खुद ही कहा, चिंता मत कीजिए,
आप और ईशान शर्मा का जो भी मामला है, मैं उसमें नहीं पड़ूंगी। ये सुनकर सुरेंद्र की आंखों में चमक आ गई। उत्साह में बोले, मैडम तिवारी, सच में? हाँ, बिल्कुल। एकता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। न मैं उसकी मदद करूंगी न आपकी। आप दोनों अपना मामला खुद निपटा लेना। ये सुनते ही सुरेंद्र हिल की खुशी जैसे हवा में उड़ गई। ईशान शर्मा जैसा लड़का, जिसके पीछे कोई नहीं, अगर एकता तिवारी बीच में नहीं पड़ेंगी तो उसे कुचलना उनके लिए खेल जैसा था। ठीक है मैडम तिवारी, मैं चलता हूं। वो झुककर हाथ जोड़ते हुए तेजी से तिवारी बंगले से निकल गए। इधर ईशान शर्मा घर में बैठकर उस विरासत की यादें समझ रहा था जो उसे मिली थीं। इलाज की तकनीक, ताव तकनीकें और कुछ जादुई तरीके, सब कुछ था। लेकिन ईशान ने आज तक किसी जादुई तरीका इस्तेमाल नहीं किया था। उसने सोचा, जब तक मेरी अपनी ताकत बहुत ज्यादा नहीं हो जाती, इलाज और जादू सिर्फ मदद के लिए ही ठीक हैं। असली ताकत तो लेवल बढ़ाने में है। अगर वो फाउंडेशन स्टेज या मोनेस्टिक स्टेज तक पहुंच गया तो किसी को भी ठीक करना उसके लिए बस एक इशारे जैसा आसान होगा। पूरा दिन उसने मेहनत करके 10 सोल नरिशमेंट पिल्स बनाई। शाम को उसने रवि वालिया को घर बुलाया। ये 10 पिल्स हैं, ईशान ने देते हुए कहा। रवि ने थोड़ा हैरानी से पूछा, मिस्टर शर्मा, इस बार सिर्फ 10? ईशान मुस्कुराया। 1.25 लाख एक गोली, जितनी चाहिए ले लो, और चाहो तो पैसे की जगह 20 साल पुरानी जड़ी बूटियां भी दे सकते हो। रवि ने तुरंत कहा, कोई दिक्कत नहीं। रवि के जाने के थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अनचाहा मेहमान आया। वही सफेद बालों वाला लड़का जो कल मिला था। आज उसके चेहरे पर और चोटें थीं और वह बैसाखी लेकर चल रहा था। ईशान ने पूछा, यहां क्यों आए हो? वह बोला, हिल साहब ने भेजा है, आज रात रिवर फिश हाउस में दावत है। ईशान ने उसे देखा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। सफेद बालों वाला जाने लगा, लेकिन फिर रुक गया। ईशान ने पूछा, कुछ और? वह झंझकते हुए बोला, कल आपकी सांसों की तकनीक देखी थी, आज फिर वीडियो देखा। वो कुछ अलग थी। पहले भी एक ऐसी तकनीक देखी थी जो शरीर के अंदरूनी अंग ठीक कर देती थी। आपकी तकनीक वैसी ही लगी। ईशान चौंक गया। दुनिया में और भी लोग ताओ तकनीक जानते थे। वह बोला, बस पूछना था, और कुछ नहीं। फिर वह चला गया। ईशान उसकी पीठ देखता रहा और मन में सोचा, यह लड़का कमजोर नहीं है, इससे कुछ सीखा जा सकता है। शाम को ईशान रिवर फिश हाउस पहुंचा। बेंजामिन की बांह तोड़ने की गलती की भरपाई में उसने एक मैरो जनरेटिंग पिल बनाई थी ताकि माफी के तौर पर दे सके। सारा रिवर फिश हाउस सुरेंद्र हिल ने बुक कर रखा था। दरवाजे पर बॉडीगार्ड खड़े थे। तुम कौन? एक ने पूछा। ईशान शर्मा, ईशान ने शांत आवाज में कहा। उन्होंने रास्ता छोड़ दिया। अंदर जाओ, हिल साहब इंतजार कर रहे हैं। ईशान अंदर गया। हॉल में 10 से ज्यादा बॉडीगार्ड खड़े थे। सामने सुरेंद्र हिल सफेद सूट में बैठकर खाना खा रहे थे। ईशान ने उनके पास जाकर कहा, नमस्ते हिल साहब। सुरेंद्र ने उसे घूरा और गुस्से से बोले, तो तू ही है ईशान शर्मा? मेरे बेटे की बांह तोड़ दी और उसे अपंग बना दिया। ईशान बोला, बेंजामिन ने पहले हमला किया था, वरना मुझे कोई वजह नहीं सुननी। सुरेंद्र चीखे। उन्होंने अचानक हाथ में पकड़ा डंडा उठाया और सफेद बालों वाले लड़के के घुटने पर तोड़ दिया। कड़ाक, और उसके घुटने का जोड़ टूट गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। सुरेंद्र ने उसके मुंह पर थूकते हुए कहा, बेकार इंसान, मेरे बेटे की रक्षा नहीं कर पाया। क्या फायदा ऐसे कचरे को रखने का? वह दर्द में तड़प रहा था, लेकिन चुप रहा। इसके हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक दो, सुरेंद्र ने आदेश दिया। बॉडीगार्ड उसे पकड़ने ही वाले थे कि ईशान ने तेज आवाज में कहा, रुको। उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। मैंने तुम्हारे बेटे को मारा, इसकी क्या गलती है? सुरेंद्र बोला, इसने मेरे बेटे की रक्षा नहीं की, ड्यूटी में गलती की, और जो गलती करेगा सजा पाएगा। ईशान ने ठंडी नजर से सुरेंद्र को देखा और बोला, अगर बेंजामिन की रक्षा न कर पाने की सजा इसे मिल रही है तो तुमने अपने बेटे को जो घमंड और बदतमीजी सिखाई, उसकी सजा तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए? सुरेंद्र गुस्से से खड़े हो गए। तू मुझे सिखाएगा कि मैं क्या करूं? ईशान शांत लेकिन खतरनाक आवाज में बोला, कोई हैरानी नहीं कि बेंजामिन इतना घमंडी है। बाप जैसा, बेटा वैसा ही। साफ सुन लो, उसकी बांह तोड़ना तो बस शुरुआत थी। अगर उसने दोबारा मुझे उकसाया तो अगली बार उसकी जान ले लूंगा।
ईशान शर्मा की बात इतनी तेज और दमदार थी कि जमीन पर पड़ा सफेद बालों वाला नौजवान भी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। सुरेंद्र हिल गुस्से से हंसते हुए बोले, वाह, लखनऊ में आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे सामने ऐसी बात कर सके। उन्होंने गुस्से में अपना डंडा उठाया और ईशान के पैरों के पास फेंक दिया। देख, एक मौका देता हूं, सुरेंद्र ने ठंडे स्वर में कहा। खुद अपनी दोनों टांगें तोड़ लें, यह मामला यहीं खत्म कर दूंगा। ईशान ने डंडे की तरफ देखा, फिर बिना रुककर एक जोरदार लात मारी। डंडा हवा में घूमता हुआ गया और सुरेंद्र हिल के सिर के बिल्कुल पास से निकलकर पीछे वाली दीवार में जा धंसा। दीवार में गहरी दरारें बन गईं। सुरेंद्र हिल का चेहरा और सख्त हो गया। वह ठंडी आवाज में बोले, मैंने तुझे मौका दिया था, तूने नहीं माना। अब जो होगा उसकी जिम्मेदारी तेरी होगी। फिर उन्होंने खतरनाक मुस्कान देते हुए कहा, कल से तेरे आसपास का हर इंसान मुसीबत में होगा। ईशान के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके जानने वाले वैसे भी कम थे, वह अकेला था। तू जा, सुरेंद्र ने हाथ हिलाकर कहा, लेकिन ईशान वहीं खड़ा रहा। सुरेंद्र गुस्से में चिल्लाए, सुनाई नहीं देता क्या? निकल यहां से। ईशान ने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज किया और सफेद बालों वाले नौजवान की ओर मुड़ा। वह शांति से बोला, मेरे साथ चलना चाहता है? सफेद बालों वाला लड़का हैरान रह गया। वह ईशान को देखता ही रह गया। ईशान ने गहरी आवाज में कहा, 7 फुट का मर्द होकर सारी उम्र किसी के नीचे दबकर जिएगा या इज्जत से जिएगा? चुन किसका बनना है, वफादार कुत्ता या इंसान? सफेद बालों वाला लड़का अंदर से टूट चुका था। जवाब नहीं दिया, बस सिर झुका लिया। सुरेंद्र हिल को ये बातें मजेदार लगीं। उन्होंने उसे लात मारते हुए कहा, कुत्ता है तो कुत्ता ही रहेगा, इंसान बनने की कोशिश मत कर। बस यही बात उसकी हिम्मत को चिंगारी की तरह लग गई। अचानक वह जमीन से उठ खड़ा हुआ और दांत पीसकर बोला, सुरेंद्र हिल, मैं तेरी हिल फैमिली की हरकतों से तंग आ चुका हूं। जो तुझसे ऊपर है उसके आगे झुकता है और जो नीचे है उसे इंसान भी नहीं समझता। बस मैं आज से नौकरी छोड़ता हूं। उसने अपना कोट जमीन पर फेंका और सीधा ईशान की ओर बढ़ गया। सुरेंद्र हिल का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने इशारा किया और बॉडीगार्ड चाकू लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़े। चाकू उसकी पीठ में घुसने ही वाला था कि ईशान ने अपनी उंगली से कुछ फेंका। वह एक सिक्का था। सिक्का इतनी तेजी से गया कि बॉडीगार्ड की कलाई झंझना उठी और चाकू गिर गया। चल, ईशान ने शांत तरीके से कहा और सफेद बालों वाले को अपने साथ लेकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। पीछे सुरेंद्र हिल गुस्से में पागल हो चुके थे। उन्होंने मेज उलटते हुए चिल्लाया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। ईशान उसे अपने घर ले आया। थोड़ी देर में पता चला कि उसका नाम एडवर्ड ग्रीन, अर्जुन वर्धन है। हिल फैमिली ने उसे बहुत पैसे देकर बॉडीगार्ड रखा था। अर्जुन ने उदासी से कहा, 2 बार आपने मेरी जान बचाई, पर अब मैं अपंग हो गया हूं। इस एहसान का बदला कैसे दूंगा? ईशान ने जेब से एक गोली निकाली और शांत स्वर में बोला, ये खा। अर्जुन हैरान होकर बोला, ये क्या है? पहले खा, ईशान ने कहा। अर्जुन ने गोली निगल ली। ये वही मैरो जनरेटिंग पिल थी जो ईशान सुरेंद्र हिल को देने वाला था। गोली जाते ही ईशान ने अपना हाथ अर्जुन के घुटने पर रखा। उसके हाथ से ऊर्जा की हल्की लहरें निकलने लगीं, जो पूरे घुटने पर फैल गईं। कुछ ही सेकंड में ईशान ने हाथ हटा लिया। 2 कदम चलकर देख, ईशान ने कहा। अर्जुन उठकर खड़ा हुआ, फिर 2 कदम चला और अविश्वास से वहीं रुक गया। उसका घुटना पूरी तरह ठीक हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन चिल्लाया। दुनिया का कोई बड़ा डॉक्टर भी ये नहीं कर सकता। ईशान बस हल्का सा मुस्कुराया। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर भी मेरे सामने कुछ नहीं। ये घमंड नहीं था, सच्चाई थी। ईशान के पास वो ताऊ तकनीकें थीं जो इंसान को अमर तक बना सकती थीं। ईशान ने शांत स्वर में कहा, अच्छा, अब मुझे कुछ बातें जाननी हैं। अर्जुन तुरंत बोला, जो पूछना है पूछिए मिस्टर शर्मा, आपका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकता। ईशान की आवाज ठंडी हो गई। हिल फैमिली के बारे में सब कुछ बताओ, उनका बिजनेस, पैसा, ताकत, सब। फिर उसने ऐसे कहा जैसे अंदर बर्फ जम गई हो, मैं हिल फैमिली को सड़क पर ला दूंगा। ईशान का इरादा साफ था, अब खेल शुरू होने वाला था
और हिल फैमिली का अंत शुरुआत से भी ज्यादा खतरनाक होगा।